नमस्कार। चार बड़ी खबरें आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। तो आइए नजर डाल लेते हैं कि आज की चार बड़ी खबर कौन सी है। पहली बड़ी खबर की रुख करते हैं, जहां पर हार के बाद कांग्रेस आलाकमान में खींचतान जारी। इसी बीच आज कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे, जिसमें वो G23 के प्रपोजल को पेश कर सकते हैं। दूसरी बड़ी खबर मिलेंगे, जहां पर यूपी में नए मंत्रिमंडल पर दिल्ली में मंथन किया जा रहा है। आशंका है कि मंत्रिमंडल में सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। 2024 लोकसभा की तैयारियां भी इस मंत्रिमंडल में दिख रही हैं। तीसरी बड़ी खबर लेंगे, जहां पर होली बाद नई योगी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारियां जारी हैं। पीएम मोदी तमाम केंद्रीय मंत्री समेत बीजेपी शासित राज्यों के सीएम इसमें शामिल होंगे। चौथी और अंतिम बड़ी खबर लेंगे, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान होली, रंग पंचमी और भगौरिया उत्सव की शुभकामनाएं दी है उन्होंने। और आज मुख्यमंत्री बड़वानी जाएंगे, जहां वो आदिवासियों के साथ होली मनाएंगे। चलिए पहली बड़ी खबर की रुख करेंगे, जहां पर कांग्रेस में गुटबाजी। आज सोनिया आजाद की मुलाकात होगी। गुलाम नबी आजाद गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनके आवास पर 10 जनपद पर मुलाकात करेंगे और इस दौरान वो G23 नेताओं के प्रपोजल को उसके सामने भी पेश करेंगे। इसके बाद नेताओं के प्रपोजल को उनके सामने भी पेश करेंगे। बैठक में राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के मौजूद रहने की भी उम्मीद है। माना जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद के मुलाकात करने के बाद सोनिया गांधी कांग्रेस कमेटी वर्किंग कमेटी CWC की बैठक दोबारा बुला सकती है। इससे पहले 5 राज्यों में करारी हार के बाद गुलाम नबी आजाद के घर पर बुधवार रात कांग्रेस के G23 नेताओं की मीटिंग हुई है और ये बैठक पहले कपिल सिब्बल के घर होनी थी, लेकिन गांधी परिवार के खिलाफ दिए गए बयान के बाद लोकेशन बदल दी गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस में हार पर रार देखने को मिल रही है। आज सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। G23 नेताओं के प्रपोजल को पेश कर सकते हैं गुलाम नबी आजाद। कांग्रेस के हार के बाद खींचतान लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब तक 2 बार G23 नेताओं की हो चुकी है बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब तक 2 बार G23 नेताओं की बैठक हो चुकी है। कांग्रेस में हार पर रार देखने को मिल रही है। कल घंटों तक चली G23 नेताओं की बैठक। आज सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे गुलाम नबी आजाद। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। रमेश जी, कांग्रेस में हार पर रार देखने को मिल रही है। एक बैठक का आयोजन किया गया, पहले ये कपिल सिब्बल के घर होनी थी, लेकिन अब कहीं और हुई है। कैसे देखे इसे? हेलो जी रमेश जी, हमारी आवाज पहुंच रही है अब तक? हाँ हाँ, अब आई जी, बोलिए। हाँ। जी रमेश जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि कांग्रेस में हार पर रार देखने को मिल रही है। पहले कपिल सिब्बल के घर CWC की बैठक होनी थी, लेकिन अब इसकी लोकेशन बदल ली गई है। तो क्या ये गुटबाजी से देखा जाए, या कांग्रेस में किस तरीके की चीजें अब देखने को मिल रही हैं? देखिए, इसको गुटबाजी तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ लोगों के मन में जो कांग्रेस की लगातार हार हो रही है या वोट का प्रतिशत गिर रहा है, इसकी चिंता हो सकती है। तो वो कांग्रेस को फिर से मजबूत बने, इसके लिए ही वो बात कर रहे हैं। और इसमें 2 तरह की मानसिकताएं सामने आ रही हैं। जो 2-3 दिन से दिल्ली का वातावरण बन रहा है, या भोपाल में भी 2-3 नेताओं के उसमें बयान आए हैं, तो स्वाभाविक रूप से कुछ लोगों को तो ये लगता है कि कार्यकर्ता ठीक से काम नहीं कर रहे, और कुछ लोगों को लगता है कि नेतृत्व की छवि थोड़ी सी कमजोर है। तो ये जो G23 जिसको अपन ने ग्रुप एक जैसा बन गया है, और कपिल सिब्बल की संभवतः आज मुलाकात भी हो सकती है सोनिया गांधी की, इनको लगता है कि कहीं ना कहीं नेतृत्व को लेकर के कुछ बात है, क्योंकि लंबे समय तक कोई एक चेहरा सामने रहे तो लोग उसको बदलना चाहते हैं। तो ये जो मशक्कत हो रही है, उनको लगता है कि सोनिया जी और राहुल जी के बजाय अगर प्रियंका जी सामने आ जाए या कोई और चेहरा सामने आ जाए, तो शायद कांग्रेस की स्थिति बदलेगी। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस में CWC की बैठक भी ली गई, सोनिया गांधी ने भी बैठक ली है, जिस तरीके से 5 राज्यों में अभी चुनाव हुए थे, 5 राज्यों में जिस तरीके से करारी हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा है, तो ये जो चिंताजनक स्थिति है, क्या इससे भी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं चिंतित है, गंभीर हो गई अब ज्यादा?
देखिए, इस पर तो पार्टी चिंतित है और इस पर जो पार्टी की दोनों धाराएं हैं, सोनिया गांधी और उनके समर्थक वो भी चिंतित हैं और जो लोग सोनिया गांधी जी को बदलना चाहते हैं वो भी चिंतित हैं। इसीलिए सोनिया गांधी जी वाले ग्रुप में अगर आपने देखा होगा तो उन्होंने 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों से त्यागपत्र ले लिए। उनको लगता था कि ये प्रदेश अध्यक्ष अगर ढंग से काम करते तो ये स्थिति नहीं बनती। और जो दूसरा समूह है उसको भी लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें हो, तो इसके लिए तो दोनों चिंतित हैं। और 5 राज्यों की हार के बाद सोनिया जी ने भी बैठक बुलाई और इन लोगों ने भी बैठक बुलाई। ये अलग बात है कि इन लोगों की डिनर पॉलिटिक्स रही और उन लोगों की बाकायदा वर्किंग कमेटी जैसी बैठक रही। तो दोनों समूह इस हार से चिंतित हैं और दोनों समूह अपने अपने विवेक से कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल रमेश जी, तो जिस तरीके से पीसीसी चीफ के इस्तीफे की भी मांग यहाँ पर की गई थी 5 राज्यों के चुनाव के बाद, अब तक 2 बार G23 नेताओं की बैठक भी हो चुकी है। क्या इस बैठक में निकलकर सामने आया? 2 बार क्योंकि बैठक हो चुकी है। देखिए, ये जो बैठक इनकी हुई है तो इसमें जब तक कुछ नहीं निकलेगा, जब तक इनको लेकर के कांग्रेस का जो आला कमान है, अध्यक्ष, महामंत्री, वो लोग इस पर कुछ गंभीरता नहीं लेंगे। दूसरा, वो जो 5 राज्यों के त्यागपत्र हैं वो तो उन्होंने ले लिए हैं। आज के अखबारों में ही आपने पढ़ा हुआ कि 5 ने अपने त्यागपत्र भेज दिए हैं। अब वहां पर किसको अवसर मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, ये देखने की बात है। तो विशेषकर पार्टी को जो 3 राज्यों में झटका लगा, यानी खासतौर से पंजाब में जो स्थिति बनी, वही उनकी सरकार थी जो स्थिति बनी। अगर बाई दफे अमरिंदर सिंह की छवि होती तो अगर अमरिंदर सिंह को भी कोई वोट वहां पर मिले नहीं, तो ऐसी स्थिति में मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अमरिंदर सिंह का कोई बहुत महत्व नहीं रहा होगा। कांग्रेस को ही नुकसान हुआ है। ये कांग्रेस के निर्णय हो सकते हैं, कांग्रेस की नीति हो सकती है, कांग्रेस के चेहरे हो सकते हैं, उसके कारण नुकसान हुआ। दूसरा, उत्तर प्रदेश में उनके ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हुई और खास तौर से उत्तराखंड में भी ये माना जा रहा था कि कांग्रेस बराबरी की टक्कर देगी, लेकिन सीटों की दृष्टि को देख करके लगा जो रिजल्ट आया कि कांग्रेस उसमें पीछे है। तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपनी दिशा पर, चाहे नेतृत्व का स्तर हो या जो उनके प्रदेश के छत्रप हैं, उस दृष्टि में कुछ बात हो, कुछ ना कुछ उनको गंभीर निर्णय तो लेना ही पड़ेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद रमेश जी, हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के हार पर रार देखने को मिल रही है। G23 नेताओं के प्रपोजल पर भी बातचीत हुई। कांग्रेस में हार के बाद खींचतान लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस में हार पर रार देखने को मिल रही है। चलिए, दूसरी बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर उत्तर प्रदेश में नई योगी आदित्यनाथ सरकार का मंत्रिमंडल भाजपा के मिशन 2024 के एजेंडे को ध्यान में रखकर गठित होगा। मंत्रिमंडल में युवाओं, महिलाओं के साथ अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 में 50% से अधिक मत प्राप्त करने के उद्देश्य से पश्चिम से पूर्वांचल तक जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधा जाएगा। योगी मंत्रिमंडल के गठन को लेकर बुधवार को दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में करीब 4.5 घंटे तक चली बैठक में उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्रियों के नामों पर मंथन हुआ। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महामंत्री संगठन बीएल संतोष, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, महामंत्री संगठन सुनील बंसल की मौजूदगी में बैठक में करीब 2 से 3 उप मुख्यमंत्री, 2 दर्जन से अधिक कैबिनेट मंत्री, करीब 11 से 12 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 10 राज्य मंत्रियों के नामों पर मंथन किया गया। तो नए मंत्रिमंडल में 2024 की झलक देखने को मिल रही है। लोकसभा चुनाव में 2024 में 50% से ज्यादा मत प्राप्त किए गए। पश्चिम बंगाल से पूर्वांचल तक जीत की लहर देखने को मिली। बुधवार को दिल्ली में करीब 4.5 घंटे तक ये बैठक चली। और ज्यादा जानकारी के लिए यूपी एडिटर अखिल सिद्दीकी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अखिल जी, अगर देखा जाए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तो 2024 की झलक देखने को मिल रही है। असल 2024 को लेकर ये बात लाजमी है कि केंद्र सरकार पूरी तरीके से फोकस उत्तर प्रदेश पे करेगी। ऐसे को लेकर देखिए, चिंतन मंथन जितनी भी मंत्रिमंडल को लेकर हो रहा है, डिप्टी सीएम को लेकर हो रहा है, वो सब दिल्ली हाईकमान तय कर रहा है। कहीं ना कहीं चर्चा का विषय भी बना हुआ है सियासी गलियारों में कि अब डिप्टी सीएम 2 होंगे, 3 होंगे, या केशव प्रसाद मौर्य बने रहेंगे कि नहीं बने रहेंगे। इन तमाम चीजों को लेकर 2024 के एजेंडों को लेकर, मंत्रिमंडल को लेकर
दिल्ली हाईकमान ने कहीं जो 4 घंटे कल देखा जाए बीजेपी दफ्तर में जिस तरह मुख्यालय पर करीब 4.5 घंटे जो बैठक चली उसमें उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री नामों पर पूरी तरीके से चिंतन और मंथन हुआ। हालांकि देखिए बीजेपी के अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा रहे हैं, मुख्यमंत्री के साथ रहे, महामंत्री संगठन बीएल संतोष भी वहां पर मौजूद रहे, धर्मेंद्र प्रधान भी रहे, कृष्ण प्रसाद मौर्य, डिप्टी दिनेश शर्मा भी को भी बुलाया गया था, वो भी इस बैठक में थे, सुनील बंसल भी थे संगठन मंत्री। इसके अलावा जो अन्य जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि डिप्टी सीएम की जो चेयर है वो कहीं ना कहीं एक की संख्या बढ़ सकती है, यानी 2 से अब 3 हो सकती है, ये अगर बीजेपी सूत्रों की मानी जाए। लेकिन वहां पर अब अगर तीसरा सीट बढ़ रहा है तो किसके लिए बढ़ रहा है, कौन सा चेहरा, AK शर्मा होंगे या आसिम अरुण होंगे जो 2 नाम पर चर्चा का विषय चल रहा है, या बेबी रानी मौर्य होंगी। तो इन नामों पर कहाँ मुहर लगी है ये अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई। हालांकि इस पर पूरी तरीके से मंथन हो गया। केशव प्रसाद मौर्य बने रहेंगे या उन्हें केंद्र की सरकार, केंद्र की नेतृत्व में भेजा जाएगा या पार्टी के नेतृत्व में भेजा जाएगा, क्योंकि चुनाव हार गए और बार्गेनिंग की स्थिति में अब नहीं है। तो ऐसे में अब वहां पर चिंतन मंथन चल रहा है इस बात को लेकर। हालांकि देखिए अगर बीजेपी सूत्रों की मारे इस बैठक में 2 दर्जन से अधिक कैबिनेट मंत्रियों पर मुहर लग चुकी है। उन नामों पर 11 से 12 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होंगे और 10 राज्य मंत्री के नामों पर मंथन हुआ है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि उन सभी समीकरणों को साधने की कोशिश जो है पूर्वांचल यानी पश्चिमी यूपी से पूर्वांचल जाति समीकरण जो है, क्षेत्रीय संतुलन जो है, उसे पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी साधेगी 2024 को देखते हुए। जहां पर लोगों ने 50% से ऊपर वोट पाए हैं उनको भी यहाँ पर जगह दी जाएगी। सहयोगी दल जो है, अनुप्रिया पटेल है, निषाद है, इनको भी मंत्रिमंडल में इनके भी पार्टी के लोगों को शामिल किया जाएगा। तो सहयोगी दल को साथ लेकर कहीं ना कहीं 2024 की भी राह आसान करने की भारतीय जनता पार्टी लगी है। अब जो तमाम जो मंत्री रहे वो जीत के आए, उनको तो ये माना जा रहा है कि उन्हें फिर से मंत्रिमंडल में दिया जाएगा। लेकिन जो हार गए उनके जगह दूसरे को, नए लोगों को मौका दिया जाएगा, जिसमें युवा भी होंगे, अनुभवी भी होंगे। तो उन तमाम लोगों को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से लिस्ट तैयार हो गया। हालांकि मुख्यमंत्री वापस आ रहे हैं, गोरखपुर रहेंगे 4 दिन। तो ये माना जा रहा है कि जब 4 दिन बाद शपथ होगी तो अब उन सभी नामों पर जो चर्चा हो चुकी है, मंथन हो चुकी है, उन्हें भी अब मौका दिया जाएगा, उन्हें मुख्यमंत्री के साथ साथ शपथ दिलाई जाएगी। बिल्कुल, मंत्रिमंडल और युवाओं की अगर बात करें तो जिस तरीके से क्या विस्तार किया गया इस बार, युवा मंत्री को क्या ज्यादा जगह दी गई है? देखिए युवाओं को इसलिए अब जगह दी जाएगी कि युवाओं को बढ़ते हुए देखे रोजगार को लेकर या युवाओं को अच्छी फैसिलिटीज को लेकर, हाई टेक्निक को लेकर, जिस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर ही देखिए टैबलेट से कहीं ना कहीं स्पीच दिलाना, टैबलेट को लेकर आगे प्रोत्साहित करना, नए युवाओं को जो विधायक बन के आ रहे हैं उन्हें आगे बढ़ाना, उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करना, नई सोच के लिए सरकार को आगे बढ़ाते हुए दिखाएंगे, प्रदेश को कैसे बढ़ाया जाएगा, उसको लेकर कहीं ना कहीं युवाओं पर भी फोकस योगी सरकार करेगी। हालांकि अनुभवी लोग को भी साथ लेकर चलेगी, जिससे 2024 की राह आसान कर दी है। तो ऐसे माना जा रहा है इन दोनों लोग की संतुलन को बनाएगी, जिसमें महिलाओं को भी, महिलाओं जितनी महिलाएं विधायक जीत के हैं उसमें भी कहीं ना कहीं उन महिलाओं को भी तवज्जो दी जाएगी जो अनुभवी है, जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, जिनके चेहरे से, जिनके नाम से, जिनकी जाति समीकरण से भी और क्षेत्रीय समीकरण से भी कहीं ना कहीं 2024 को साधते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती नजर आएगी। हालांकि देखिए 2024 बहुत करीब है, तो ऐसे माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी फोकस 2024 में करेगी और सहयोगी दल के साथ कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में योगी सरकार का पद्धति नजर आएगी। चलिए अखिल जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंत्रिमंडल विस्तार में 2024 की झलक देखने को मिल रही है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चलिए तीसरी बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जहां पर 21-22 मार्च को यूपी में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार का दूसरा शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ के एकाना स्टेडियम में होगा और समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री शपथ लेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत केंद्र सरकार के मंत्री, भाजपा शासित राज्यों में मुख्यमंत्री संघ और भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। शासन ने इसका स्टेडियम में 21 और 22 मार्च को प्रस्तावित शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके साथ ही समारोह में बसपा सुप्रीमो मायावती, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत विपक्षी दलों के नेताओं को भी आमंत्रित किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता पवन कुमार जुड़ गए हैं। जी पवन, शपथ ग्रहण समारोह को लेकर कई तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं। होली के बाद ये शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसमें कई विपक्षी नेताओं को भी आमंत्रित किया जाएगा, क्या कुछ अधिक जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए
प्रदेश में प्रचंड जीत के बाद अब योगी आदित्यनाथ एक बार फिर सीएम पद की शपथ लेंगे और होली के बाद यानी 21 मार्च को शपथ ले सकते हैं। इस शपथ समारोह में भव्य बनाने के लिए जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और भी जो तैयारियां हैं वो निरंतर की जा रही है। लखनऊ के जो अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम में इस समारोह का आयोजन किया गया है और इसी के साथ इस समारोह में 45,000 से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। 200 से ज्यादा वीवीआईपी जो गेस्ट हैं, एक लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। खबर है कि योगी आदित्यनाथ के जो शपथ समारोह में जो विपक्ष के नेताओं को भी निमंत्रण दिया जाएगा, जिसमें से सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, मायावती समेत विपक्ष के कई नेताओं को निमंत्रण भी भेजा जाएगा। इस सब के अलावा जो उत्तर प्रदेश भर में लाभार्थियों को भी शामिल किया जाएगा, जिन्हें केंद्र और राज्य सरकार की जो नीतियों से फायदा पहुंचा है। लेकिन इस समारोह से पहले जो जगह को लेकर जो राजनीति शुरू हो गई है, अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि समाजवादियों के बनाए गए जो स्टेडियम के अलावा और कोई जगह नहीं मिली शपथ के लिए। अब ये जानकारी के लिए जो और भी जो तमाम स्टेडियम का जो निर्माण अखिलेश यादव के कार्यकाल में हुआ था, बाहर से जो मुगल स्ट्रक्चर जो है वो अंदर से जो खेलों के लिए सुविधाजनक लैस है। इसके लिए जो 2018 में योगी सरकार ने इस स्टेडियम का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से रखा था, तो कहीं ना कहीं इसमें एक T20 मैच का भी आयोजन किया जा चुका है। स्टेडियम की जो क्षमता है 50,000 के करीब लोगों की जो व्यवस्था है वो इसमें बैठ सकते हैं। तो और भी जो तमाम शपथ समारोह से पहले जो नई सरकार को लेके दिल्ली में मंथन जारी है। आज जो बीजेपी दफ्तर में भी बड़ी बैठक हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा और भी तमाम कई दिग्गज नेता रहे। जी बिल्कुल। तो लेकिन जिस तरीके से अगर कहा जाए तमाम केंद्रीय मंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, काफी भव्य आयोजन इस बार किया जाएगा। विपक्षी कई नेता हैं जिसमें मायावती भी शामिल है, प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल है, ये सभी लोग शामिल रहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए जिसमें मायावती हैं, अखिलेश यादव हैं और विपक्षी जो नेता है सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इसके अलावा जो बीजेपी शासित जो प्रदेश हैं वहां के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और उनको जो नेता है विपक्ष के वो भी यहाँ पे आएंगे, उनको भी निमंत्रण दिया जाएगा। एक प्रकार से जो बीजेपी सरकार को जो मानना है कि कहीं ना कहीं भले ही सरकार बनाने के लिए जो अपनी अपनी मेहनत होती है उसके साथ साथ हम एक साथ भारतीय भी है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं एक साथ एकजुट होकर सरकार और प्रदेश और देश को चलाने का काम करने की इस अवधारणा के साथ जो है बीजेपी सरकार इस काम के साथ शपथ ग्रहण समारोह में सारे लोगों को बुला के एक साथ में शपथ ग्रहण करेगी अपनी बीजेपी। जी बिल्कुल पवन, इस बार लेकिन जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर लिया जाएगा, कौन कौन मंत्री शपथ ले सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए इसमें केंद्र के जो मंत्री हैं वो मौजूद तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन जो और भी तमाम जो राज्य मंत्री हैं, दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं और मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं वो भी कहीं ना कहीं इस मंत्रिमंडल इस जो शपथ ग्रहण समारोह है और भी जो पूर्व के जो मंत्री रहे वो भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, शपथ लेंगे। राज्य मंत्री, दर्जा प्राप्त, स्वतंत्र प्रभार और भी जो डिप्टी सीएम है, मुख्यमंत्री, तो कहीं ना कहीं जो भारी मात्रा में जो मंत्रियों की इस बार जो नई लिस्ट जारी हुई वो भी तमाम जो मंत्री, कैबिनेट मंत्री सब एक साथ में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। जी अंशुल। चलिए पवन, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे, भव्य होगा इस बार योगी का शपथ ग्रहण समारोह। सभी बीजेपी शासित राज्यों में के मुख्यमंत्री भी नजर आएंगे। इसके साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती, सपा संरक्षक मुलायम यादव और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इसमें शामिल होंगे। होली के बाद नई योगी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जहां पर रंगों के त्योहार होली का पर्व आज से शुरू हो रहा है। आज शाम को होलिका दहन होगा, जिसके बाद अगले दिन यानी 18 मार्च को होली खेली जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता को होली, रंग पंचमी, भगौदिया की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि रंगों के इस पर्व को हम भाईचारे के साथ मिलजुल कर मनाते हैं और 2 साल से कोरोना के कारण इन्हें मना नहीं पाए थे, लेकिन अभी कोरोना नियंत्रण में है, इसलिए सब मिलजुल कर मनाएं। मुख्यमंत्री खुद होली के इस मौके पर आदिवासियों के साथ होंगे। सीएम शिवराज
आज बड़वानी जाएंगे, जहां वो भगौरिया पर्व में शामिल होंगे। आपको बता दें कि सबसे पिछड़ा और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र पाट में आज भगौरिया हाट का समापन होगा। वहीं कार्यक्रम स्थल पर सीएम के दौरे को लेकर खास व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री आदिवासियों के साथ मनाएंगे होली का त्योहार। आज मुख्यमंत्री बड़वानी भी जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी विवेक, बड़वानी जाएंगे सीएम शिवराज, क्या कुछ अधिक जानकारी? आज बड़वानी जाएंगे, जहां पर आदिवासियों का जो त्यौहार है, क्योंकि बात की जाए बीते दिनों की तो बीते दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान झाबुआ गए थे। झाबुआ में जो भगोरिया जो कार्यक्रम होता है आदिवासियों का, उनके कार्यक्रम में शामिल हुए थे। आज एक बार फिर जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बड़वानी जाएंगे, वहां पर आदिवासियों का जो कार्यक्रम है उस पर शामिल होंगे। साथ ही बात की जाए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल होली का त्यौहार है, और होली के त्यौहार के दिन जो आदिवासी वर्ग के जो लोग हैं उनके साथ होली मनाते नजर आएंगे। क्योंकि बात की जाए 2023 के विधानसभा चुनाव की, तो करीब 1.5 साल बचा हुआ है, और दोनों ही राजनीतिक पार्टी अब जो 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए लग चुकी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो लगातार कांग्रेस पार्टी भी आदिवासी वोटरों को साधने में लगी हुई है। वहीं बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी पार्टी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, जिसके चलते कुछ महीने पहले की बात की जाए तो कुछ महीने पहले ही आदिवासी वर्ग के जो महापुरुष है उनकी पूरे प्रदेश में एक बड़ी जयंती मनाई गई थी बड़े धूमधाम से। उसके बाद अब आदिवासियों के जो त्यौहार है उसको मनाने को लेके प्रदेश सरकार ने जिले के कलेक्टरों को सख्त आदेश दिए हैं, और साथ ही प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि आदिवासी वर्ग के जो लोग हैं उनके जो त्यौहार हैं उसमें शामिल हो और बड़े धूमधाम के साथ उनका जो त्यौहार है वो मनाया जाए। जी बिल्कुल विवेक, इस बार देखने में मिल रहा है क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद कहा कि 2 साल से हम ये त्योहार नहीं मना पा रहे थे, लेकिन इस बार कोरोना भी नियंत्रण में है और लोगों में काफी उत्साह भी है। तो होली को लेकर किस तरीके की और दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं लोगों को मनाने के लिए? बिल्कुल, होली की बात की जाए तो होली को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या प्रदेश सरकार की बात की जाए तो प्रदेश सरकार द्वारा अभी किसी प्रकार के जो निर्देश है वो तो जारी नहीं किए गए हैं। मगर बात की जाए पुलिस व्यवस्था की तो कहीं ना कहीं पुलिस व्यवस्था मध्य प्रदेश में और राजधानी भोपाल में खराब ना हो, जिसके चलते सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अधिकारियों को कि वह अपने थाना क्षेत्र पर विशेष नज़र रखें। साथ ही ऐसे असामाजिक जो तत्व है, जो असामाजिक लोग हैं, उन पर पूरी तरह फोकस रखें, जिससे किसी प्रकार का जो माहौल है होली का वो खराब ना हो पाए। और साथ ही बात की जाए मुख्यमंत्री की तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ देर बाद होलिका दहन के लिए जो गौ काष्ठ से बनी जो सामग्री है वो लेने पहुंच रहे हैं, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री लोगों को एक संदेश दे रहे हैं कि जो पौधा लगाना कितना जरूरी है। साथ ही बात की जाए पेड़ों की तो मुख्यमंत्री गौ काष्ठ की होली जलाकर लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि अब मध्य प्रदेश में वृक्षों को बचाना बहुत जरूरी है और पौधारोपण करना बहुत जरूरी है, जिससे जो पर्यावरण है वो कहीं ना कहीं सुरक्षित रह सके और गौ काष्ठ की होली जलाकर इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाया जाए। जी बिल्कुल विवेक, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़वानी जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। आज भगौरिया महोत्सव का समापन भी होगा और उसी में सीएम शिवराज सिंह चौहान जा रहे हैं। आदिवासियों के साथ होली खेलेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में उतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।